आज पवन बहुत शांत अनुभव कर रहा था। उसके मन की कुराहपोश सुलझ चुकी थी। पिछले 7 सालों से वो जिस असमंजस और दुविधा में जी रहा था, आज उसने मुक्त का निर्णय लेकर अथाह शांति का अनुभव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी सृष्टि शांत हो गई है। एक अजीब सी सुखद शांति उसे महसूस हो रही थी। बल्कि हर रोज डूबकर काम करने वाला पवन आज किसी फाइल को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। वो अपने अंदर के इस सुकून को और जीना चाहता था, महसूस करना चाहता था। वो सोच रहा था आखिर इतने साल क्यों लगा दिए उसने इस छोटे से निर्णय को लेने में। शायद इसीलिए कि निर्णय छोटा नहीं था। 7 साल पहले उसके माता पिता ने उसकी शादी उसकी मर्जी जाने बिना सुनीता से तय कर दी थी। उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसकी वजह से वो माता पिता द्वारा थोपी गई उस शादी से इनकार करने की हिम्मत जुटा सके। MBA होते हुए भी उसके सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी ले रखी थी। इसीलिए BA पास घर के कामकाज में दक्ष सुनीता माता पिता को पवन के लिए सर्वोत्तम लगी। शादी के बाद 2 साल तो ठीक ठाक निकल गए, लेकिन इस बीच पवन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। बैंक के सरकारी माहौल से MNC की कॉर्पोरेट संस्कृति में ढलने की कोशिश में पवन धीरे धीरे अपनी पत्नी में खामियां तलाशने में लगा। बार बार अपनी पत्नी की तुलना कॉर्पोरेट सेंटर में काम करने वाली आधुनिक सहकर्मी महिलाओं से करने लगा। उसे सुनीता में सिवाय खामियां के कुछ नज़र नहीं आता। इस बीच उसकी अपनी एक महिला सहकर्मी रितिका ने गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे और इसीलिए ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉर्पोरेट्स या किसी और बहाने से बार बार उनका मिलना होता था। आधुनिक परिवेश में पली बड़ी रितिका के सामने एक छोटे से कस्बे की सुनीता पवन की आँख की किरकिरी बन गई थी। घर आते ही पवन का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता था। उसे क्रोध आता था कि क्यों उसे बगैर सोचे समझे एक गंवार लड़की से शादी कर ली। उसे सुनीता की हर चीज़ में नुक्स नज़र आता था। यदि सुनीता कभी उसे फ़ोन मिला देती तो वो चिल्लाने लगता, तुम्हें 1000 बार समझाया मुझे यहाँ फ़ोन मत किया करो, काम करता हूँ, ऑफिस में कोई आराम नहीं कर रहा हूँ। खैर तुम कहाँ समझोगी, और फ़ोन पटक देता। बेचारी सुनीता अपने पति की करवाहट को चुपचाप पी जाती। वह अपनी किस्मत को कोसती रहती। उसे लगता कि वो पवन के लायक ही नहीं है। उसमें आत्मग्लानि और कुंठा बढ़ती जा रही थी। उसकी शादी को 5 साल होने जा रहे थे और कई बार कहने के बावजूद पवन अभी पिता नहीं बनना चाहता था। पर सुनीता की ममता संतान की इच्छा में तड़पती रहती थी। उसे लगता था शायद बच्चे के आने के बाद उसके रिश्ते में कुछ सुधार हो जाएंगे, लेकिन पवन बच्चे का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता। रितिका ने पवन को कई बार समझाया कि वह सुनीता से तलाक ले ले। इस बात को लेकर पवन और रितिका में कई बार झगड़ा भी होता। कई बार पवन ने सुनीता को तलाक देने का मन भी बना लिया, लेकिन फिर अपने माता पिता की नाराज़गी और सामाजिक मर्यादाओं के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच सुनीता अपने मायके चली गई। उसे लगा कि यदि पवन को उसकी याद आएगी तो वो उसे लेने आएगा, वरना क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ससुराल में रहे या मायके में। फिर सुनीता के माता पिता भी बेटी की लगभग बिखर चुकी शादी की चिंता में घुलते जा रहे थे। पवन के माता पिता ने सुनीता के मायके जाने की बात उसे बताई, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि हर समय मन में होने वाली यह ग्लानि भी मिट गई कि सुनीता वहाँ उसके माता पिता की सेवा कर रही है और वह है कि रितिका के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे निकल रहा है। उसने अपने माता पिता को बता दिया कि वह सुनीता के साथ खुश नहीं है और इस शादी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। पवन ने तलाक के कागज़ सुनीता के घर भिजवा दिए, लेकिन महीनों गुजर गए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच रितिका के परिवार की तरफ से उस पर शादी करने के लिए दबाव बढ़ने लगे। वह 30 की हो चुकी थी और अब अधिक दिनों तक पवन के तलाक का इंतजार नहीं कर सकती। अतंत रितिका माता पिता और परिजनों को मन में रखने के लिए विवाह प्रस्तावों को गंभीरता से लेने लगी और पवन से दूरी बढ़ाने लगी। नियति को भी शायद यही मंजूर था, क्योंकि पवन को 1 साल के लिए काम के सिलसिले में नीदरलैंड भेजा गया। महत्वाकांक्षी पवन इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए तलाक और रितिका से बढ़ती दूरी को भूलकर अपने प्रोजेक्ट में लग गया। एयरपोर्ट पर रितिका से विदा लेते हुए उसे पता नहीं था कि आखिरी बार उससे मिलने रहा है। पवन के जाने के कुछ ही महीनों के बाद रितिका ने कंपनी छोड़ दी और एक
NRI लड़के से शादी कर ली। रितिका की शादी के बारे में जब उसे पता चला तो वह पूरी तरह टूट गया। नीदरलैंड में प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर वह भारत लौट आया। कंपनी की तरफ से उसे कई नोटिस दिए गए, लेकिन मायूसी और हताशा में डूबा पवन टूट चुका था। उसे कंपनी की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया। आज वह हर मायने में हार चुका था। उसे रह रहकर उसका सुनीता के साथ किया गया तिरस्कार भरा व्यवहार याद आता। उसे लगता कि रितिका ने उसके साथ जो किया है वह सुनीता के साथ किए गए अन्याय की सज़ा है। वक्त की इस चोट से उबरने के लिए पवन ने फिर से काम तलाशना शुरू किया। कंपनी से निकलने गए कर्मचारी को कोई भी कंपनी अच्छा पैकेज देने को तैयार नहीं था, अतः उसे काफ़ी कम पैकेज पर एक सरकारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिली। पवन अब जीवन में अकेलेपन से हताश होकर स्वयं को काम में झोंकता गया। वह स्वयं को एक पल के लिए भी मुक्त नहीं रखना चाहता था, क्योंकि तब उसकी आत्मा उससे सवाल जवाब करने लगती थी। बेचैनी, तरफ और जुनून की हद तक काम में व्यस्त रहने वाले पवन में अत्यंत अपनी इस कैद से मुक्ति पाने की खामोशी जागी। उसने निर्णय किया कि वह सुनीता से मिलकर उससे माफ़ी मांगेगा। यही वह छोटा सा निर्णय था जो छोटा होते हुए भी एक भारतीय पुरुष के दम्भ और अहम के कारण बहुत बड़ा हो जाता है। उसके अंदर के पति और पुरुष के अहंकार को एक बिखरते हुए इंसान की आत्मा ने शांत किया था। वह अपनी सारी गलतियों के लिए सुनीता से माफ़ी मांगना चाहता था। आज ऐसा लग रहा था मानो कई तूफान अचानक से शांत हो गए थे, जैसे नदी चट्टानों से टकरा टकरा कर अब निश्चल हो गई थी। इससे पहले कि उसके भीतर का पुरुष दोबारा जाग जाए, वह खाना हो गया। अपनी जीवन संगनी से माफ़ी मांगने के लिए उसने निर्णय लिया कि सुनीता के जीवन को वह खुशियों से भर देगा। उसके आंगन में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी, उसका जीवन भी परिपूर्ण होगा। आज उसे परिवार और उसकी अहमियत का आभास हुआ था। इतने सालों के बाद अपराध बोध, रिक्तित और निराशा से मुक्ति पाने के एहसास ने उसके रोम रोम में नया जीवन भर दिया था। इसी आहत्य में जब वह बिहार के छोटे से कस्बे समस्तीपुर में सुनीता के घर पहुंचा तो वहां त्यौहार सा माहौल था। उसे लगा शायद सुनीता के घर वालों को उसके आने की खबर मिल गई है और अपनी बेटी के घर के दोबारा बसने की खुशी में इतनी सजा धजा बेड बजे इत्यादि रखे गए हैं। तभी उसे सुनीता के चाचा दिखाई दिए। चाचा जी, सुनीता कहाँ है? सुनीता बेटी तो दिल्ली में है। सुनीता बेटी तो दिल्ली में है, कलेक्टर बनी है। हमारी सुनीता आज ही UPSC का रिजल्ट आया है। हमारे कस्बे की पहली लड़की हैं जो इतने बड़े ओहदे पर हैं, इसीलिए जश्न हो रहा है। सुनीता के चाचा ने जवाब दिया। 7 साल पहले के उत्साही पवन और आज के निराशा तहास पवन में काफ़ी बदलाव आ चुका था, इसीलिए चाचा जी ने पवन को नहीं पहचाना और बधाई देने आई अन्य लोगों की खातिरदारी में व्यस्त हो गए। इससे पहले कि सुनीता के माता पिता पवन को पहचान लेते, पवन वहाँ से चला गया। भयंकर तूफानों को दिल में समेटकर अखियन सवालों के भंडार में फंसा हुआ। क्या अब सुनीता उसे माफ़ करेगी? क्या वह भी ऊंचे अहदे वाली अधिकारी बनने का दम दिखाएगी जिस अहंकार ने पवन को घेर लिया था? क्या वो सुनीता को भी घेर लेगा? क्या पवन की तरह सुनीता अपने लिए कोई नया साथी नहीं तलाशी होगी? वगैरह वगैरह। उसकी धड़कनें रेल के इंजन की तरह धूर धूर कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सारे शरीर को तेज बुखार ने जकड़ लिया हो। अपनी पत्नी की इतनी बड़ी कामयाबी पर खुश होने की बजाय वो हताशा हो गया था। हताश अपनी शादी की आखिरी कड़ी के टूटने के डर से, हताश सुनीता को हमेशा के लिए खोने के ख्याल से, हताश अपनी ही गलतियों को अक्स सुनीता में दिखने में भय से वह पूरी तरह टूट चुका था। आज उसे अपने जीवन से घृणा हो रही थी। उसे ऐसा आघात लगा था कि दर्द अंगों को चीरकर निकल जाना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि परिवार का कितना अधिक महत्व है। उसके अर्थहीन जीवन के प्रति उसके मन में अस्थायी रूप से विपत्सना जन्म ले रही थी। ऐसा ही मन स्थिति में वह अपने घर लौटा, लेकिन अपने घर पर सुनीता को पाकर अचंभित हो गया। क्या वो स्वप्न देख रहा है, या सुनीता आज उसके तानों का जवाब देने आई है, अथवा सुनीता उसको तलाक के कागज़ थमाने आई है? उसके चेहरे की चमक में चौथाई रहा था। पवन जिस सुनीता से मिलने वहां समस्तीपुर गया था, वह स्वयं दिल्ली से उसे मिलने आ गई थी है। उसे तो खुश होना चाहिए, पर अंदर का पुरुष एक स्त्री के हाथों मिलने वाले अपमान की कल्पना मात्र से भी भयंकर था। एक
स्त्री पुरुष के हजार तानों को सुनकर भी जिंदगी जी लेती है, लेकिन पुरुष स्त्री के मुंह से निकली एक भी बात को अपने अस्तित्व के लिए चुनौती मानता है। पवन भी इसी भय से कांप रहा था। पवन, मेरा आईएएस में चेन्नई हो गया है। अब तो आपको नहीं लगेगा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। स्वयं को आपके काबिल बनाने के लिए मैंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। दिल्ली जाकर कोचिंग ली और अत्यंत आईएएस बनने में कामयाब हो गई। यदि आपकी प्रेरणा न होती तो यह कभी संभव नहीं होता। मुझे माफ़ कीजिएगा, पर आपके भेजे हुए तलाक के कागज़ माँ बाप ने कभी मुझे दिखाई ही नहीं, अन्यथा मैं आपको इस बंधन से मुक्त कर देती। आज मेरा रिजल्ट आने पर ही माँ ने गर्वित होकर यह सोच बता दिया और कहा कि अब मैं आपको तलाक दूं। मैंने माँ जी से आपका पता पूछा और सीधा यहाँ चली आई। लेकिन सच कहूँ, मैं हमारी शादी को एक मौका और देना चाहती हूँ, सुनीता ने कहा। पवन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर सुनीता को हमेशा ये ही परिवार सबसे ऊपर मानने वाली लड़की थी। उसके लिए तो प्यार करने वाले पति और बच्चे ही संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज समाज में एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचने और आर्थिक रूप से संबल होने के बाद भी वह इसीलिए पवन के पास आई थी कि अपनी शादी को बचा सके। एक बात पवन निश्चित रूप से जानता था कि सुनीता की इस चाहत में कोई धोखेधाड़ी नहीं है। पवन की भांति वह उपहापों में जीवन नहीं जीती। उसके लक्ष्य साफ और दृष्ट है। यदि अपने परिवार को बचाने के लिए वह इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कर सकती है तो क्या पवन अपनी संगिनी से माफ़ी मांगने में देर क्यों लगाते। नादानियों और बेवकूफ़ियों से उत्पन्न हुई ग्लानि से मुक्त नहीं पा सकता। उसे एहसास हुआ कि अब तक सुनीता को बदलने की ख्वाहिश रखने वाले पवन को स्वयं बदलने की ज़रूरत थी। वह सुनीता के पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा। सुनीता यह देखकर अचंभित थी, क्योंकि आज भी वह किसी माफ़ी की अपेक्षा से नहीं, बल्कि अपनी शादी को बचाने की आखिरकार उम्मीद लेकर यहाँ आई थी। सुनीता से माफ़ी मांगकर पवन के तन मन का बोझ हल्का होने लगा। उसे लगा कि वह भार मुक्त हो गया। सुनीता कुछ नहीं बोली, शांत निर्विकार होकर चुपचाप सुनती रही। पवन अपनी सारी गिलाहीन सारी कुठा उड़ेर रहा था और सुनीता नीलकंठ की भांति उन विशेषण भावों को पी रही थी, ताकि यह जहर भविष्य में उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचा सके। आज पवन यह बात समझ चुका था कि पति पत्नी के बीच का तालमेल उसके ओहदे, आर्थिक व सामाजिक स्थिति ने नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए विशाल विश्वास, प्रेम और इस रिश्ते के लिए संपूर्ण से उत्पन्न होता है, जिसमें कोई भी एक दूसरे से छोटा बड़ा